हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आगरा के प्रसिद्ध सेंट मेरी कॉलेज के प्रशासनिक मीटिंग हॉल में एक महत्वपूर्ण मीटिंग जारी था। हमारे पास कोई चारा नहीं है। इस बार विश्वविद्यालय की तरफ से कॉलेज को 100 सीटें अतिरिक्त दी गई हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे वर्तमान संचालित हॉस्टल की क्षमता इतनी नहीं है, इसलिए हमें अपना पुराना बंद पड़ा हॉस्टल फिर से चालू करना ही पड़ेगा। कॉलेज के प्रबंधक पुरुषोत्तम दास ने सभी सदस्यों के सामने अपना फैसला सुनाते हुए मीटिंग खत्म की। हॉल के बाहर आते ही कॉलेज प्राचार्य दुबे जी उनके पीछे दौड़े आते हैं और कहते हैं, सर उस हॉस्टल को फिर से खोलना बहुत बड़ा खतरा है। एक बार पुनः विचार कीजिए आप। दुबे जी प्लीज़। उस घटना को 6 साल हो चुके हैं और इस बारे में सारे स्टाफ में से सिर्फ आपको पता है, तो कृपया अब जिक्र मत कीजिए उसका। कल से एडमिशन शुरू हो रहे हैं। हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि नए हॉस्टल की व्यवस्था कर सकें। अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए प्रबंधक महोदय तो चले गए, पर दुबे जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें के साथ एक अनजान सा डर साफ दिखाई दे रहा था। कॉलेज में नए सत्र की शुरुआत हो चुकी थी। 12वीं के बाद अपनी आंखों में कुछ बनने के सपने लेकर आगरा एवं अन्य छोटे शहरों से बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे। राम, अमन, सैम और लक्ष्य की दोस्ती भी कॉलेज के पहले ही दिन हो गई थी। कारण था एक ही क्लास के एक ही सेक्शन में होना और सी ब्लॉक वाला आर्यभट्ट हॉस्टल। मतलब ये चारों उन 40 लड़कों में शामिल थे जिनको एक ही हॉस्टल में रहने की व्यवस्था कॉलेज प्रशासन की तरफ से की गई थी। कई एकड़ के कॉलेज कैंपस में बने सभी गर्ल्स व बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग के नाम महान भारतीयों के नाम पर थे, जैसे कौटिल्य, पाणिनि, धन्वंतरी, आर्यभट्ट आदि। इन सब में पिछले 6 वर्षों से बंद पड़ा था 3 मंजिला आर्यभट्ट कैंपस के बाहरी छोर के पास था, मतलब सबसे अलग। हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर राज और लक्ष्य एक कमरे में साथ रहते थे, तो उसी के बगल वाले कमरे में सैम और अमन 50 वर्ष के हट्टे कट्टे लहराते काली घनी मूछे वाले अर्धवृद्ध गिरधारी लाल जी को हॉस्टल के गार्ड एवं वार्डन दोनों ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो कि फौज से रिटायर थे एवं उन्हें स्पेशल तौर से आर्यभट्ट के लिए ही नियुक्त किया गया था। स्वयं अनुशासित रहने वाले गिरधारी लाल सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सभी छात्रों ने हॉस्टल में अनुशासन का पूर्ण पालन करवाते। गिरधारी लाल की कुत्तों से बड़ा लगाव था। बाहर घूमते आवारा कुत्तों के खाने का प्रबंध भी वह स्वयं ही करते थे। यही वजह थी कि कुछ आवारा कुत्ते उनके पालतू हो चुके थे और हॉस्टल में अक्सर आ जाया करते थे। स्कूल की कैद से कॉलेज की खुली दुनिया में अभी अभी आए बच्चे बड़े खुश थे। शुरू में कुछ दिन तक चला, फिर एक दिन हॉस्टल का एक छात्र सैंडी छत से चीखता हुआ नीचे आया। वह काफ़ी डरा हुआ था। जब सब ने कारण पूछा तो उसने अपनी आप बीती बतानी शुरू की। वह छत पर अकेले घूमते हुए कानों में ईयरफोन लगाए आत्ममुग्ध होकर गाने सुन रहा था। तभी उसे लगा कि गाने के बीचों बीच किसी लड़के ने उसका नाम लेकर पुकारा हो, सैंडी। पहले तो 2-3 बार उसे लगा कि शायद वह वहम है। फिर जब बार बार ऐसा हो रहा था तो ईयरफोन निकालकर चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। छत पर रखी पानी की टंकी के पास कुछ हिलता दिखा तो इसे तो उसने सोचा कि हॉस्टल के दोस्तों में से कोई मजाक कर रहा है। वह टंकी के पास पहुंचकर चारों चक्कर लगाकर देखा ही रहा था कि पीछे से किसी ने कंधा थपथपाया। वह पीछे मुड़ा तो कोई भी नहीं था, बस वह डर गया।
हा हा हा, सारे दिन भर हॉरर मूवीज देखेगा तो यही होगा ना, अमन ने दांत निकालते हुए कहा। और क्या भाई, तेरे दिमाग में बस वही सब भरा रहता है ना, इसलिए ऐसा महसूस हुआ तुमको, समझा। ये सब कम कर दे मूवीज वगैरह, सैम ने भी समझाया। जब वहाँ मौजूद ज़्यादातर छात्रों ने भी इस घटना के पीछे ही वजह बताई तो सैंडी ने भी विश्वास कर लिया कि यह उसके दिमाग का भी वहम था, और वह बात वार्डन तक पहुंचने बिना ही दब गई। 2 दिन बाद रात के 12:30 बजे लक्ष्य टेबल लैंप की रोशनी में किताबों में खोया था और राज सो चुका था। हल्की सर्दी के इस मौसम में भी बाहर तेज बारिश हो रही थी। तेज हवा से कमरे की खिड़कियां पर लगा पर्दा उड़ने की आवाज़ से लक्ष्य का ध्यान भंग हुआ। किताबों पर गड़ी उसकी नज़रें खिड़की की ओर चली गई। एक साया हल्की रोशनी में बाहर बालकनी में नजर आया, जो हाथ से कुछ इशारा कर लक्ष्य की ओर कर रहा था। शायद लक्ष्य को अपनी ओर बुला रहा था। लक्ष्य बिना डरे दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो देखा एक लंबी सी बालकनी में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। बगल वाले अमन और सैम के कमरे में खिड़की से झांक कर देखा तो उनके कमरे की लाइट ऑन थी और दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक से उसने अपने ठीक पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वह तेजी से पलटा तो वहाँ कोई भी न था। थोड़ा सा डरा हुआ लक्ष्य अपने कमरे में वापस गया। दरवाज़ा बंद करके जैसे ही वापस घूमा, अचानक से बाहर तेज बिजली चमकी, जिसकी खिड़की से आई रोशनी में उसे ठीक सटा हुआ एक भयानक चेहरे वाला कोई शख्स नजर आया और लक्ष्य के पलक झपकते ही गायब हो गया। सफ़ेद पुतलियों वाली आंखें, चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट, माथे पर चोट के बहुत सारे निशान, मोटे व भद्दे होठों से बाहर झांकते हुए दोनों के लिए दांत और उन दांतों में लगा हुआ सुर्ख लाल रक्त। 2 सेकंड में ही उसका चेहरा लक्ष्य के दिलो दिमाग में उतर गया और यही 2 सेकंड किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। लक्ष्य की चीख ने पास में सो रहे राज के साथ साथ सैम, अमन एवं अन्य लड़कों को भी जगा दिया। गिरधारी लाल जी जब पहुंचे तो बालकनी और लक्ष्य के कमरे में हॉस्टल के लड़कों की भीड़ लगी थी और लक्ष्य अभी तक डर से थर थर काँप रहा था। पूरी बात सुनकर उनको भी लगा कि यह लक्ष्य का वहम है, पर तभी सैंडी एवं कुछ अन्य लड़कों ने अपने साथ हुई इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र किया तो उनका माथा ठनका। इस बीच बालकनी में खड़े हुए सभी लड़के चीखते हुए कमरे के अंदर ही घुस आए। यह देख गिरधारी लाल जी हैरान थे। पूछने पर बताया कि धप की एक तेज आवाज़ के साथ एक कटा हुआ हाथ बालकनी में गिरा है। बाहर जाकर देखा तो सच में एक खून से सना हुआ हाथ पड़ा हुआ था। हॉस्टल के लड़के भयभीत होकर चीख पुकार करने लगे। अब माहौल बहुत डरावना हो चुका था। हॉस्टल के सभी लड़कों के एक कमरे में एकत्रित हो जाने से कमरा भी खचाखच भरा हुआ था। गिरधारी लाल सबको सांत्वना देते हुए कह रहे थे, स्वयं भी बहुत ही चिंतित थे। उन्होंने कॉलेज प्रशासन एवं पुलिस को सूचना देने के लिए फ़ोन निकाला, पर नेटवर्क पूरी तरह गायब था। सिर्फ उनके ही नहीं, सभी लड़कों के फ़ोन से सिग्नल बिल्कुल ही गायब थे, मानो किसी ने हॉस्टल में नेटवर्क जैमर लगा दिया। टप 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 टप। एक हरे रंग की रबर की गेंद दरवाजे के ठीक सामने बालकनी में बिना किसी भी सहारे के टप्पे खाती हुई उछल रही थी। फटाक की आवाज़ के साथ कांच के दरवाजे वाली खिड़कियां अचानक से खुल गई और तेज हवा अंदर आने लगी। अब शायद जो भी नकारात्मक शक्ति यहाँ थी वह खुलकर तांडव मचाने में के मूड में आ चुकी थी। रात में इस हॉस्टल में मदद के लिए भी कोई नहीं आ सकता था। गिरधारी लाल को अब तो एक ही रास्ता शेष दिखाई दिया, बच्चों सहित यहाँ से निकल जाना। सभी को इशारा करते हुए वह बाहर बालकनी से होते हुए नीचे की तरफ और भागे। बालकनी में अब वो कटा हाथ नहीं था। यह देख सबको आश्चर्य हुआ। सभी बच्चे और गिरधारी लाल नीचे पहुँच चुके थे।
पर हॉस्टल से बाहर निकलने का लोहे का मुख्य द्वार बंद था। सबके भरकस प्रयास के बाद भी उसे खोला न जा सका। बिन मौसम बरसात अभी भी हो रही थी। लग रहा था जैसे सारे साल की बारिश एक रात में ही हो जाएगी। तभी ऊपर से एक कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज़ आई। शायद कोई कुत्ता ऊपर ही रह गया था, पर अगले ही पल यह आवाज़ जोर से चिल्लाने में बदल गई, जैसे उस कुत्ते को किसी द्वारा मारा जा रहा हो। गिरधारी लाल बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी 2 नली बंदूक साथ लाकर उनकी ढाल बनकर खड़े हुए थे, पर वह भी जानते थे कि आत्माओं से निपटना हथियारों की बस की बात नहीं। सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ साफ आ रही थी। शायद कोई ऊपर से नीचे आ रहा हो। सारे बच्चे डर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बचाने की गुहार लगा रहे थे, पर तेज़ बारिश के शोर में उनकी आवाज़ सिर्फ इसी हॉस्टल तक ही सीमित थी। मेन गेट से चिपके खड़े सभी डरे सहमे बच्चे अब भगवान से उनको बचाने की प्रार्थना कर रहे थे। गिरधारी लाल की बंदूक की नाल सीढ़ियों की तरफ ही थी। पदचापों की आवाज़ अब रुक गई थी। कौन है वहाँ? बच्चों को रुकने का इशारा करते हुए गिरधारी लाल गन से शूट कर देने वाले पोजीशन लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियों की तरफ से बड़ी मात्रा में खून बह रहा था, गहरा लाल, एकदम ताज़ा खून। गिरधारी लाल जैसे सीढ़ियों के करीब पहुँचे, उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। सीढ़ियों पर एक घुनौना मुर्दा पलथी मार के बैठा हुआ था, जिसके आधे जिस्म के मांस के लोथड़े लटक रहे थे, तो शेष पर सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही दिखाई दे रहा था। उसकी गोदी में गिरधारी लाल का पसंदीदा भूरा कुत्ता जैकी था। जैकी के मृत शरीर को वह मुर्दा मुंह झुकाकर अपने नुकीले दांतों से खोद खोद कर खाने में मशगूल था। जैकी के फट चुके पेट से बहता खून नीचे फैल रहा था और उसमें से निकली आंतें मुर्दे के हाथों में थी। भय और गुस्से से मिश्रित परिणाम के रूप में गिरधारी लाल की बंदूक के नगलियों से गोली मुर्दे को छेदती हुई निकल गई, पर वह मुर्दा बिना टस से मस हुए अभी भी पूर्वतः स्थिति में अपने भोजन का आनंद ले रहा था, हंसते हुए ही। किसी चुड़ैल की जोरदार हंसी की दूसरी ओर से आती तेज आवाज़ ने गिरधारी लाल को समझा दिया कि यहाँ कोई आत्मा नहीं, आत्माओं की पूरी टोली मौजूद है। अगले ही पल खींचे निकालते हुए मुर्दों की पूरी फौज ही बरामदे में बच्चों के चारों ओर मौजूद थी। ठहाकों की तेज आवाज़ निकाल कर वो सभी मुर्दे बच्चों को अपना भोजन समझ रहे थे। आधे से ज़्यादा बच्चे डर से बेहोश हो चुके थे, पर तभी तेज आवाज़ में ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ओम नमो भगवते की आवाज़ से हॉस्टल गूंज उठा। गिरधारी लाल ने पलट कर देखा तो सैम को इस मंत्र का जाप करते हुए पाया। सैम यानी सोमानंदन शास्त्री। उसके पिता एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। लोग उन्हें भूत भगाने वाले बाबा के रूप में जानते थे। पिता के साथ रहते हुए थोड़ी बहुत विद्या सैम ने भी सीख ली थी, पर साथियों द्वारा मजाक न उड़ाए जाने इसलिए कभी उसने हॉस्टल या कॉलेज में इन सब बातों का जिक्र नहीं किया था। सैम मुर्दों के बीच खड़ा बिना डरे हुए आंखें बंद किए मंत्रों का जाप कर रहा था और मुर्दे बिना पानी की मछली की तरह चीखते हुए छटपटा रहे थे। थोड़ी देर में सब गायब हो चुके थे, मुर्दे, खून, आवाज़ें। बस पहले जैसा नहीं हुआ तो सिर्फ जैकी, उसकी खून से सनी लाश सामने पड़ी थी। लोहे का बंद गेट खुल चुका था। सबसे ज़्यादा अचंभा तो तब हुआ कि बाहर इतनी बारिश होने के बाद भी एक बूंद पानी नहीं था। मतलब सब कुछ एक माया जाल था। सैम और उसके दोस्त ने बेहोश हो गए थे। अपने साथियों पर पानी छिड़का, जिससे वो होश में आ गए। ठीक आधे घंटे बाद रात के 3 बजे गिरधारी लाल और सभी बच्चे कॉलेज कैंपस में स्थित प्रिंसिपल दुबे जी की आवाज़ पर थे। आंखें मलते हुए दुबे जी ने दरवाज़ा खोला तो गिरधारी लाल की बंदूक को अपने सीने पर पाया। फिर इस भूतिया आर्यभट्ट हॉस्टल की कहानी का विस्तार से पता चला।
8 साल पहले छोटे से सेंट मैरी कॉलेज का विस्तार किया जा रहा था। आसपास पड़ी सरकारी जमीन को प्रबंधक पुरुषोत्तम दास द्वारा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर कौड़ियों के दाम पर कॉलेज ट्रस्ट के नाम खरीद ली थी। जिस जगह आर्यभट्ट हॉस्टल है, उस जगह एक प्राचीन कब्रिस्तान हुआ करता था। मुगल काल के दौरान आगरा सल्तनत में मौत की सजा पाए कैदियों को यहीं दफनाया जाता था। 6 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। पहले ही साल में इसे 5 छात्रों और वार्डन की एक साथ रहस्य तरीके से मौत हो गई। हम सबको छात्रों ने पूरी भूतिया हादसे के बारे में बताया था, पर प्रबंधक पुरुषोत्तम को कॉलेज की बदनामी का डर था। जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को रिश्वत खिलाकर इसको शॉर्ट सर्किट से लगी आग से होने वाले हादसा दिखा दिया गया और तभी इन हॉस्टल में ताला लगा दिया गया। गुपचुप तरीके से कई बड़े तांत्रिकों को यहाँ लाया गया, पर उनके अनुसार इन आत्माओं को मंत्रोच्चारण से कुछ देर के लिए रोका तो जा सकता है, पर हमेशा के लिए इनको शांत करने का एक ही उपाय है कि इस जगह को कभी भी आबाद न किया जाए। बस। पर मेरे लाख मना करने पर भी हॉस्टल को दोबारा आबाद कर दिया गया, जिसका परिणाम आज आपके सामने था। गुस्साए हुए गिरधारी लाल एवं सभी छात्र प्रिंसिपल दुबे जी को लेकर सुबह सुबह प्रबंधक पुरुषोत्तम दास के यहाँ पहुँचे, पर यहाँ पहले से ही काफ़ी भीड़ थी। पता चला कि प्रबंधक महोदय जी की आज रात रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी लाश छत से लटकती हुई पाई गई। मामला साफ था, आत्माओं ने उन्हें मुख्य दोषी मानकर बदला लिया था। कॉलेज बोर्ड की मीटिंग में बहुमत के साथ दुबे जी को ही कॉलेज प्रबंधक चुना गया। आर्यभट्ट हॉस्टल को अब हमेशा के लिए बंद किया जा चुका है। यह दूसरी दुनिया के लोगों का ठिकाना था, जिन्हें किसी की दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हॉस्टल के सभी डरे सहमे बच्चे स्वयं के द्वारा भरोसा दिलाने पर कुछ दिन में फिर से सामान्य हो गए एवं फिर से मस्ती के साथ पढ़ाई वाली कॉलेज लाइफ में व्यस्त हो गए। उन सबके रहने के लिए मात्र 15 दिनों में कॉलेज मैनेजमेंट ने एक नया हॉस्टल तैयार कर दिया था, जिसका नाम रखा था सोमनंत। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा।